देखिए बेटा, अपन ने ईएमआई टॉपिक लगभग कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें एक लास्ट छोटा पॉइंट बचा हुआ है, वो जो कि है प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में अपन आज देखेंगे। वैसे तो बच्चों मेडिकल पे इस पर कुछ क्वेश्चन पूछ जाते नहीं जनरली, फिर भी एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अपन समझ लेते हैं। ठीक है, अपने मॉड्यूल के अंदर भी समझा रखा है। तो चलो क्या होता है ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र। तो जो एक तो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपन ने देखा था कि जब भी कोई आवेश होता है, उस आवेश के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं स्थिर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, वो किस कारण उत्पन्न हो रहा है बच्चों? एक आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, स्थिर आवेश कारण। ठीक है, अब यहाँ जो विद्युत क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं, इस विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण है चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। तो जहां भी किसी स्थान पर समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, तो उस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर के कारण उसके चारों तरफ एक संकेंद्रीय रूप में, उस क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में चारों तरफ संकेंद्रीय रूप में, कई संकेंद्रीय लूपों के रूप में विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ई वेक्टर, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। तो उसी के बारे में बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, ये जो अपन पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत क्षेत्र, उससे थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों क्या क्या अलग है, क्या क्या चीज़ें, तो हम यहाँ देखेंगे ये सारी चीज़ें। तो बच्चों देखो, पहले अपन देखेंगे, अब क्या बताया मैंने, किस कारण उत्पन्न होता है बच्चों? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो आपसे कहा मैंने, क्यों ना देखो, समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र मतलब dV/dt। ठीक है, मतलब dV/dt इस तरह से क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन है dV/dt के कारण, समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस स्थान पर कई संकेंद्रीय लूपों के रूप में, कई संकेंद्रीय लूपों के रूप में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में? अब किस प्रकार से उत्पन्न होता है, उसकी दिशा वगैरह क्या होती है, सारी चीजें अपन देखें, कैसे इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखो समझो, जब बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, इस प्रकार से अपन ने ले लिया, कोई बेलनाकार क्षेत्र मान लो, ये जो कोई बेलनाकार क्षेत्र है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक बेलनाकार क्षेत्र है, मतलब बेलनाकार क्षेत्र है, इस प्रकार से बेलनाकार क्षेत्र, इसमें ऊपर से जो चुंबकीय क्षेत्र है लंबवत अंदर की ओर है, मतलब इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पे इस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र बेलन की जो लंबाई है एक बेलनाकार क्षेत्र में, उसकी लंबाई के समांतर इस प्रकार से अंदर की ओर है। इस प्रकार से यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उपस्थित है, और ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो है समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, और इस परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र हो जाता है, मतलब इस प्रकार से इसके चारों तरफ एक संकेंद्रीय लूप, कई संकेंद्रीय लूपों के रूप में, मतलब यहाँ भी ये चुंबकीय विद्युत क्षेत्र हो गया है, अंदर भी सब जगह बच्चों, इसके बाहर भी, इसके अंदर भी, सब जगह इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है संकेंद्रीय लूपों के रूप में। इसी विद्युत क्षेत्र को अपन बोलते हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लगातार समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, डीबी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है बी वेक्टर लगातार समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। इस समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र में आता है, इसे हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखिए इसका मान अपन कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसको देखो, इस ई का मान
निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, सूत्र से ज्ञात करते हैं। क्या बच्चों, तो देखिए ये E डॉट E इंटू एल इजकल टू ए डी बी अपॉन डी टी, ए डी बी अपॉन डी टी। इस पर अपन निकालते हैं E का मान, E इंटू एल बराबर ए डी बी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे L क्या है, E क्या है, डी बी अपॉन डी, ये सारी चीज समझे क्या है। देखो L, यहाँ बच्चों L क्या चीज है, यहाँ L इजक्वल टू उस स्थान की लंबाई है, मतलब उस लूप की लंबाई है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें मान लो इस बिंदु विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इस स्थान विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये पूरा जो वर्ताकार लूप है, ठीक है, इस पूरे वर्ताकार लूप की लंबाई को हम L बोलेंगे। या अगर मान लो इस बिंदु पे ज्ञात करना है, इस बिंदु पर, तो अंदर जो ये लूप बन रहा है, इस लूप की लंबाई, इसका मान यहाँ लिखेंगे L। तो L क्या है, उस लूप की लंबाई जहां E वेक्टर ज्ञात करना है, उस लूप की लंबाई, उस लूप की लंबाई जहां E वेक्टर ज्ञात करना है, जिस पे हमें E वेक्टर मान ज्ञात करना है, उस लूप की लंबाई L है ये, ठीक है। और A क्या बच्चों, यहाँ पे A इज इक्वल टू इस लूप का वह क्षेत्रफल, इस लूप का वह क्षेत्रफल, इस लूप का वह क्षेत्रफल जहां B वेक्टर में परिवर्तन हो रहा है, B वेक्टर में परिवर्तन हो रहा है। क्या मतलब इसका समझें। देखिए यहाँ बच्चों, जैसे कि हमें इस लूप पे ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र का मान, तो L तो लेंगे इसकी लंबाई, ठीक है। अब ये जो लूप है, इस लूप का वह क्षेत्रफल, ये लूप है, इस लूप का पूरा क्षेत्रफल नहीं, इस लूप का वह क्षेत्रफल जहां से चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। तो इस लूप के अंदर का, इस लूप के अंदर का वह क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है वाला, ये लाल वाला क्षेत्रफल है, इस पूरा क्षेत्रफल हम ले लेंगे, लाल वाला पूरा क्षेत्रफल ले लेंगे, क्यों, क्योंकि इस लूप के अंदर है, इस लूप के अंदर वह क्षेत्रफल, ठीक है, इस लूप का वह क्षेत्रफल जहां बी वेक्टर में परिवर्तन हो रहा है। तो बी वेक्टर में परिवर्तन इस पूरे लाल वाले क्षेत्र में हो रहा है, तो पूरा लाल वाले क्षेत्र का एरिया अपन ले लेंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ काट लेंगे जो कि वृत्ताकार रूप में दिख रहा है, ठीक है, यह जाएगा मान। हाँ, अगर मान लो बच्चों हमें ये सब छोटा लूप दिख रहा है, जो सब छोटा लूप दिख रहा है, ये सबसे छोटा लूप नीला वाला, इस के किसी बिंदु पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र का मान, तो उस अवस्था में फिर हम देखेंगे इस लूप के अंदर का पूरा क्षेत्रफल ऐसा है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हम देख रहे हैं यहाँ तक परिवर्तन हो रहा था। तो इस लूप के अंदर का, इस लूप के अंदर का वह क्षेत्रफल लेना जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है। और चूंकि हम देख रहे हैं इस लूप के अंदर तो सब जगह से ही चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो इस लूप का पूरा एरिया ले लेंगे अब की बार, ठीक है। मतलब हमें इस लूप में, इस लूप पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उसका पूरा एरिया लेकर अपन यहाँ रख देंगे इस ए में। लेकिन अगर इस स्थान पे ज्ञात करना है, तो इस पूरे लूप का एरिया नहीं लेंगे, इस लूप के अंदर का वह एरिया लेना है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा होता है, ठीक है। ये चीज अपन देखी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन देखें क्या है, इस ई वेक्टर की गुण क्या क्या है। तो देखिए इसके ई वेक्टर की प्रॉपर्टीज अपन देखें, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या इसके गुण है। तो देखो अब समझें क्या क्या गुण है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन ई वेक्टर पढ़ते हैं, वैसे मैंने वहां भी आपको थोड़ा सा प्रेरित विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी दी थी, ठीक है। क्या बताया था कि जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है बच्चों, वहां जो पढ़ा था अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों संरक्षी प्रकृति का होता है। वो संरक्षी प्रकृति का होता है, मीन्स वहां पे अपन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मीन्स उस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी आवेश को अपन मुक्त कर रहे हैं, तो आवेश छोड़ने पर आवेश लगे लगातार गति चालू करी, उसका वेग बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब गति बढ़ रही है, तो उसकी स्थिति क्या होगी, घटेगी, ठीक है। या उस विद्युत क्षेत्र के कारण किसी कण की, गतिशील कण की गति में कमी आ रही है, अर्थात काइनेटिक एनर्जी घट रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। मतलब वहां जो हमें पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, वह तो संरक्षी प्रकृति का होता है, परंतु यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र, यह असंरक्षी प्रकृति का होता है, अर्थात इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। मीन्स यहाँ पे एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी बोलना ही गलत है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी परिभाषित नहीं होती इसके अंदर। इस विद्युत क्षेत्र में पोटेंशियल एनर्जी परिभाषित नहीं होती और ना ही विभव का मान परिभाषित है, इसलिए यहाँ पे अपन प्रेरित विभव के बारे में बोलना गलत है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई विभव नहीं होता इस विद्युत क्षेत्र का, ना ही कोई यहाँ पे इसमें
पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है इसकी, इस विद्युत क्षेत्र की कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो एक गुण तो हो गया कि हमने कहा कि कोई पोटेंशियल परिभाषित नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी परिभाषित नहीं है, ठीक है, संरक्षीय असंरक्षीय प्रकृति का होता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों एक चीज देखी थी वहाँ जो अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा प्लस आवेश से स्टार्ट होकर माइनस आवेश पे खत्म हो जाता है, प्लस से स्टार्ट होकर माइनस आवेश पे खत्म हो जाता है, मतलब कभी कोई बंद लूप नहीं बनाता, जबकि ये तो है ही बंद लूप रूप में, ठीक है, हमेशा बंद लूप के रूप में, संकेंद्रीय लूप रूप में, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र तो संकेंद्रीय बंद लूप रूप में होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला विद्युत क्षेत्र कभी बंद लूप नहीं बनाता, ठीक है, कभी बंद लूप नहीं बनाता। ये एक गुण अपन देख लिया, ठीक है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे जैसे अपन ने कहा था कि ई वेक्टर में, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला विद्युत क्षेत्र है उसमें किसी आवेश को रखा जाए तो उसमें बल लगता है F बराबर QE, F वेक्टर बराबर Q इंटू ई वेक्टर। वो सूत्र तो खैर यहाँ भी वैलिड है, मतलब इस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखोगे तो उस आवेश पर बल लगेगा F वेक्टर बराबर QE वेक्टर से अपन ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात धनावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है। ये कुछ एक प्रॉपर्टी अपन देखी, तो ये प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट अपन ने देखा, क्या बोला हूं मैं आपको मैंने कि असंरक्षी प्रकृति का है, असंरक्षी प्रकृति, इसकी नेचर कैसी होती है बच्चों, असंरक्षी प्रकृति का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट अपन देखें, जो बताया आपको मैंने सेकंड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे बच्चों इसमें इसकी जो ELF है बंद लूप बनाती है, ठीक है, इसकी ELF मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं, इसकी ELF हमेशा बंद लूप बनाती हैं, बंद लूप बनाती हैं, इसकी हमेशा बंद लूप बनाती हैं, ठीक है, जबकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले की नहीं बनाती, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो बताया आपको मैं, थर्ड पॉइंट, ठीक है, इसकी, ठीक है, इस ई वेक्टर में विभव व स्थितिज ऊर्जा अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है। मतलब हम यहाँ पे कोई विद्युत विभव की बात नहीं करते, कोई स्थितिज ऊर्जा की बात नहीं करते, वो अपरिभाषित है, मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपरिभाषित होती है, ठीक है। ये देख लिया अपन ने बच्चों। उसका फोर्थ पॉइंट बल के बारे में, ठीक है, इस ई वेक्टर में रखे आवेश Q पर विद्युत बल F वेक्टर बराबर क्या होता है, F वेक्टर बराबर QE वेक्टर, ये तो खैर परिभाषित है इसे यहाँ पे, F वेक्टर बराबर QE वेक्टर, ये अपन निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसकी जो दिशा होती है, इस ई वेक्टर दिशा कैसे निकालते हैं, संकेंद्रीय लूप रूप में। अब ये दिशा क्लॉकवाइज आएगी या एंटी क्लॉकवाइज आएगी, तो इस ई वेक्टर दिशा अपन ज्ञात कर सकते हैं, वही ट्रिपल I कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था अपन ने उसके अनुसार, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा हूँ मैं, फिफ्थ पॉइंट, इस ई वेक्टर दिशा मतलब प्रेरित ई वेक्टर दिशा किसे निकाल सकते हो, ट्रिपल I कॉन्सेप्ट से, ट्रिपल I कॉन्सेप्ट या कह लें लेंज नियम से या लेंज नियमानुसार ज्ञात कर सकते हैं, लेंज नियमानुसार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज बनेगी। तो इस ई वेक्टर दिशा बिल्कुल ट्रिपल I कॉन्सेप्ट से, मिस यू मान लो कि आपको बी वेक्टर दिया है, आपको दिशा किसकी निकालनी है, प्रेरित I की। जो प्रेरित I की दिशा होगी वही यहाँ पे किसकी दिशा होती है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। मिस वही अगर अंदर वाला चुंबकीय क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है तो हमने कहा था प्रेरित I की दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो वैसे बच्चों यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल की मतलब प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। और अगर अंदर वाला ई वेक्टर घट रहा है तो दिशा क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ भी हैं, इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। चलो इस पे ये न्यूमेरिकल देखें एक दो क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस प्रकार से यहाँ बच्चों एक बेलनाकार क्षेत्र है, इस बेलनाकार क्षेत्र की त्रिज्या कैपिटल R है, इस बेलनाकार क्षेत्र की त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है।
इसमें ये जो चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदल रहा है, ठीक है, ये बेलनाकार क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। और यहाँ लिखा है बेलनाकार क्षेत्र में dv/dt का मान अल्फा टेस्ला प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो तो अक्ष से r1, कैपिटल R, R2 दूरी पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मतलब एक बार बाहर निकालना है, एक बार अंदर निकालना है, सतह पर भी निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो वही चीज अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 1 क्या करना है इसका, देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें पहले अपन देखें सूत्र बताया था, क्या होता है बच्चों आपको, सूत्र होता है, सूत्र EL इक्वल टू E इंटू L इक्वल टू A इंटू dv/dt, E इंटू L बराबर A dv/dt, ये अपन जानते हैं सूत्र होता है, ठीक है। अब बच्चों से पहले यहाँ पे कहाँ निकालना, हमें R1 पर निकालते हैं बाहर। तो फर्स्ट पॉइंट देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट पॉइंट हम निकाल रहे हैं R1 इज ग्रेटर देन R पर, R1 इज ग्रेटर देन R पर निकालें। तो देखिए यहाँ बच्चों इसके लिए सूत्र लगाएंगे E इंटू L। तो बच्चों E इंटू L, L क्या होता है आपको बताया था मैंने, L क्या चाहिए बच्चों, अच्छा बाहर निकाल रहे हैं तो बाहर E तो हम क्या बोल लेंगे, E आउट, E के लिए क्या लेंगे, E आउट लेंगे। L इस लूप की लंबाई, ये जो बड़ा लूप दिख रहा है जहां पे मैं इस स्थान पे चुंबकीय, इस स्थान पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस लूप की लंबाई क्या जाएगी 2πr1, ठीक है, लंबाई जाएगी 2πr1। तो 2πr1 रख दिया मैंने इक्वल टू A। अब A क्या होता है बच्चों, एरिया, लूप के अंदर का वह एरिया जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। तो इस पूरे लूप के अंदर का ये वाला एरिया, ऐसा लाल वाला एरिया जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो उसका एरिया करेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर, को इस लाल वाले भाग की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, ठीक है, रेडियस कैपिटल R है। चाहो तो यहाँ पे लिख दें इस जगह, ये इसकी त्रिज्या जो दिख रही है आपको, ये कैपिटल R त्रिज्या इसकी है, इस लाल वाले भाग की त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है लाल वाले भाग के अंदर, बी वेक्टर, और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। अब यहाँ पे dv/dt का मान तो क्या है, अल्फा, इसको अपन ने रख दिया अल्फा। तो यहाँ से निकाल लेंगे E आउट का मान, तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से आप देखो, इसलिए E आउट कितना है बच्चों यहाँ पे, इस बच्चों E आउट बराबर ये R स्क्वायर अल्फा बटे में, R स्क्वायर बटे में 2R1, ये आ जाएगा। E आउट का मान R स्क्वायर अल्फा अपॉन 2R1, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद फिर देखें सेकंड पॉइंट अपन देखें, हमें निकालना है कहाँ पे, सतह पर निकालना है। तो R1 इक्वल टू R पर, R1 इक्वल टू R पे आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करें, जो अपन रिजल्ट ये प्राप्त किया इसमें क्या रख दो, इसमें R1 का मान कैपिटल R रख दो। R1 का मान कैपिटल R रखेंगे तो E सरफेस, सतह पर, सरफेस पर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अल्फा अपॉन ट्वाइस ऑफ R। तो एक R से एक R कट गया, तो यहाँ से हमने कहा कि यहाँ पे सतह पे कितना गया मान बच्चों, ये आ गया E सरफेस इक्वल टू, E सरफेस इक्वल टू आएगा, एक R कट जाएगा तो R अल्फा बाई 2, ये आएगा मान, जो कि बच्चों मैक्सिमम होता है। मतलब यहाँ पे हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र का मान, प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान कहाँ आएगा, इस बेलनाकार पृष्ठ के सतह पर, ठीक है, बेलनाकार पृष्ठ पर आएगा, ये निकाल लिया अपन ने। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट अपन देखें, थर्ड पॉइंट हमें कहाँ ज्ञात करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है R1 इज लेस देन R पर, मतलब अंदर, अंदर हमें ज्ञात करना है E इन ज्ञात करना है। तो अब क्या यहाँ पे इस सूत्र में लंबाई L क्या लेंगे, लंबाई L मतलब अंदर वाले लूप की है, इस बिंदु पे ज्ञात करना है। तो ये जो अंदर लूप दिख रहा है, इस लूप की लंबाई क्या हो जाएगी, 2πr2 हो जाएगी, 2πr2 रख दिया मैंने इक्वल टू, फिर यहाँ पे एरिया क्या लेंगे, इस लूप के अंदर का वह एरिया जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। तो इस लूप का तो पूरा एरिया ही है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए त्रिज्या इसकी स्मॉल r2 दे रखी है, तो एरिया जाएगा पाई स्मॉल r2 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। एंड dv/dt का मान तो खैर अल्फा ही सही, तो यहाँ भी पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, R2 से एक R2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ से क्या आ गया यहाँ पे इस जगह E इन का मान, यह आ गया E इन का मान R2 अल्फा बाई 2, R2 अल्फा बाई 2, ये रिजल्ट आया। तो यहाँ पे देखिए इस जगह, तो यहाँ पे E आउट का मान 1/r स्मॉल r1 के समानुपाती है, मतलब अति परवलय ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे अंदर, बाहर तो देख रहे हैं अति परवलय ग्राफ बनेगा, और अंदर समानुपाती R2 आ रहा है, मतलब अंदर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन ग्राफ भी देखना चाहें तो हम यहाँ पे देखते हैं, ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, देखिए। तो ग्राफ हमें कुछ मिलेगा इस तरह से, E का अगर अपन ग्राफ बना रहे हैं, E का दूरी R के साथ,
ई का दूरी आर के साथ ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ मिलेगा कुछ इस प्रकार से कि अंदर तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और बाहर जो ग्राफ आएगा इससे अति परवलय रूप में ग्राफ आ रहा है, ठीक है। में हम देख रहे हैं ई आउट का जो मान है, ई आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r1 है, ठीक है। एंड ई इन का मान जो है, ई इन ये प्रोपोर्शनल टू आ रहा है r2, ठीक है। ये बिंदु कैपिटल आर है, तो सतह पे तो मान मैक्सिमम है, अंदर सरल रेखी ग्राफ है और बाहर अति परवलय रूप में ग्राफ ही आ रहा है, ठीक है। ये अपने निकाल लिया। चलो अब उसका देखें फिर आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त चित्र में यदि बी का मान, मतलब पूरा चित्र है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान इस समीकरण के अनुसार बदल रहा है, तो हम बता रहे हैं कि r1 बराबर 2r दूरी पर, मतलब 5 सेंटीमीटर पे जो मान दे रखा है r1, मतलब केंद्र से सतह इसके अक्ष से दूरी कितनी है, 2r है। सतह मतलब त्रिज्या की डबल, मतलब बिंदु कहाँ पर होगा, बाहर या अंदर, बाहर होगा क्योंकि ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर के बराबर दूरी है, अतः बिंदु कहाँ है, बाहर की तरफ है, ठीक है। यहाँ से बाहर की तरफ अगर हमें मान निकालना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि डायरेक्ट आप लगा दो सूत्र ई आउट वाला, इसका उपयोग करके आंसर निकाल लो। मतलब यहाँ पे r1 का मान कितना रखा है, 2r, यहाँ रख देंगे r1 का मान 5 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कितना जाएगा, 5 का आधा कर दो 2.5 सेंटीमीटर, एल्फा का मान इसका अवकलन कर देंगे, उससे आ जाएगा डायरेक्ट। चलो मान लो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट ही निकालना है, तो तरीके से करते हैं सॉल्व। क्या था सूत्र बच्चों, ई सूत्र लगाते हैं, ई इंटू एल बराबर, शुरू से कर रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट भी आ जाएगा अगर आपने इस सूत्र याद कर रखे हैं, वैसे तो याद रखना ही सही, ई इंटू एल बराबर ए डी बी अपॉन डी टी। चलो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं अपन, ए डी बी अपॉन डी टी। तो यहाँ से ई इंटू एल, यहाँ से देखें ई इंटू एल, तो ई का मान तो हमें निकालना है, एल का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई r1 ये रख दिया, और एरिया कितना बच्चों, पाई r स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही जैसे रखा था, ई इंटू 2 पाई r1, एरिया पाई r स्क्वायर इंटू एल्फा, एल्फा मतलब डी बी अपॉन डी टी। तो डी बी अपॉन डी टी इसका करना है अवकलन, कर डालो इसका अवकलन, कितना आएगा 8t स्क्वायर, फिर माइनस 8t, ठीक है, और इसका कितना जाएगा 0, तो इसका 8 नहीं 6 आएगा इसका, तो 6t स्क्वायर इसका अवकलन हो गया, इसका हो गया 8t, और उसका तो खैर 0 जाएगा, ये लो ये निकाल लिया अपने। अब यहाँ से इसका भाग लगा देंगे, पाई से पाई तो कट गया, इसका डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, ई का मान, ई बराबर हो जाएगा ये r स्क्वायर अपॉन 2r1, ठीक है, 6t स्क्वायर माइनस 8t, ठीक है। ये निकाल लिया बच्चों अपन ने, ई का मान ये ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे इसमें इस ई की वजह से जो बल लगेगा, ठीक है, बल का मान कितना आएगा, देखिए अब समझो क्या कहना चाहता हूँ मैं, किस स्थान पे, इस बिंदु पे निकाला अपन ने, इस बिंदु पे हमने निकाल लिया विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब क्या बच्चों कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इस बिंदु पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो वहाँ पे विद्युत बल का मान t बराबर 2 सेकंड पे कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया है, अगर मैं F बराबर QE कर दूं तो उससे बल निकल जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे इस स्थान पे विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा, देखिए इस रूप में आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं स्पर्श खींचूं तो इस दिशा में आएगा विद्युत क्षेत्र, स्पर्श की दिशा में, इस दिशा में आएगा ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर आएगा इस दिशा में। और आपसे कह रहा है यहाँ पे रखा हुआ है, इस स्थान पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव पार्टिकल, एक ये नेगेटिव आवेश है, तो नेगेटिव आवेश बल कहाँ लग गया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अर्थात इस दिशा में लग गया बल, इस दिशा में लग गया बल, इस पे F इक्वल टू ई, F का परिमाण आएगा इस दिशा में, ई वेक्टर के विपरीत दिशा में बल लगेगा, ठीक है, मतलब नीचे की ओर बल लग गया, ये अपन देख रहे हैं। कहाँ से देखिए बच्चों, अब बल इस पे जो बल लगेगा कितना लगेगा बच्चों, इस पे बल यहाँ पे कितना जाएगा, देखिए बल का मान इलेक्ट्रॉन पर बल, विद्युत बल F बराबर क्या बच्चों, E इंटू ई, F बराबर E इंटू ई, क्योंकि F बराबर QE होता है, तो परिमाण की बात कर रहे हैं, E इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल का परिमाण F बराबर E इंटू ई करेंगे, तो E का मान तो यही से रख दो, ये E का मान तो क्या जाएगा, ये E कैपिटल R स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ R1 6t स्क्वायर माइनस 8t, ये रख दिया। आपको सारी जानकारी दे रखी है, समय का मान दे रखा है कितना 2 सेकंड, या t का मान 2 रख देंगे। E अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, वो रख दो।
कैपिटल आर का मान देखो 2r का मान 5 सेंटीमीटर है, तो r बराबर क्या आएगा 5/2 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको 10 की घात -2 से गुणा करके मीटर में चेंज कर लेना। और r1 का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10 की घात -2 मीटर। तो सारा मान रखेंगे तो उसको कैलकुलेट करके अपन इस बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस बल का मान अगर आप निकालोगे तो अपन ने कैलकुलेशन को तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जो सॉल्व करते हैं बल का मान ये आपको प्राप्त हो जाएगा 8 × 10 की घात -21 आएगा सॉल्व करने पे। मॉड्यूल के अंदर दे रखा है क्वेश्चन, ये देखना बच्चों, यह आएगा सॉल्व करने पे 8 × 10 की घात -21 न्यूटन, 8 × 10 की घात -21 न्यूटन ये प्राप्त होगा। ठीक है, ये डाटा मुझे याद नहीं, मॉड्यूल के अंदर दे रखा है तो वही क्वेश्चन एज इट इज, तो वही कराया मैंने, 8 × 10 की घात -21 न्यूटन ये रिजल्ट आपको इस बल का मान प्राप्त होगा, इलेक्ट्रॉन बल। ठीक है, अब इसकी दिशा क्या होगी बल की दिशा, उससे पहले अपन ई वेक्टर दिशा देखें फिर बल की दिशा देखते हैं। ई वेक्टर की दिशा, तो जो ई वेक्टर की दिशा क्या होगी, दिशा कैसे निकालते हैं ट्रिपल आई कॉन्सेप्ट से। तो ई वेक्टर दिशा अपन देखें यहाँ पे आपसे कहा ट्रिपल आई कॉन्सेप्ट में देखना पड़ता है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है या घट रहा है, ये देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो बी का जो मान है, अपन ने कहा बी का मान ये था dv/dt का मान क्या था, dv/dt बराबर dv/dt अपन ने अभी किया था इसका अवकलन, dv/dt मतलब अल्फा मान क्या था, इस dv/dt का मान ये रहा 60² -8t। अब जो t का मान आपको यहाँ पे 2 रख के देखें, t का मान 2 रखें तो 6 × 2 का स्क्वायर -8 × 2 क्या है यहाँ पे देखिए, ये आ गया 6 × 24 -16 मतलब +8। ठीक है, +8 आया जो कि क्या आ रहा है बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। तो dv/dt का मान धनात्मक है, इसका मतलब इस विद्युत क्षेत्र का मान, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं dv/dt पॉजिटिव है, dv/dt इज पॉजिटिव। ठीक है, दिस इंप्लाइज जो अंदर वाला चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर वाला बी वेक्टर, ठीक है, अंदर वाला बी वेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, धनात्मक आया ना मान, बढ़ रहा है। अब जो बढ़ रहा है तो इसलिए आप जानते हैं एंटी क्लॉक, मतलब यहाँ दिशा क्या बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, अंदर वाला चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम कहते हैं दिस इंप्लाइज प्रेरित जो ई वेक्टर है, प्रेरित ई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और क्या चित्र में अपन ने एंटी क्लॉकवाइज दिखा रखा है, हमारे चित्र में सही दिखा रखा है, दिशा क्या आएगी एंटी क्लॉकवाइज, ये अपन देख लिया एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब बच्चों बल जो लगेगा, बल इलेक्ट्रॉन बल, इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा एफ वेक्टर की दिशा है ई वेक्टर के विपरीत होगी, ई वेक्टर के विपरीत होगी। ठीक है, अर्थात नीचे की ओर होगी, अर्थात चित्र में एफ वेक्टर नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। ये देख लिया, इसका आंसर आ गया। ये अपन ने दिशा भी निकाल ली, यहाँ नीचे की ओर आ रहा है एफ का मान, दिशा और परिमाण भी निकाल लिया। परिमाण कितना है, यह आ गया था 8 × 10 की घात -21 न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने प्रेरित विद्युत क्षेत्र के बारे में सीखा। ठीक है, किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालते हैं, दिशा निकालते हैं, उस विद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन रखा है तो बल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें अपन देखी बच्चों। ठीक है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना हो कि मान लो यहाँ होता, इस स्थान पे होता, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होता तो विद्युत क्षेत्र तो आ रहा था इस दिशा में और बल का लग गया इस दिशा में। ऐसे इलेक्ट्रॉन मान लो अगर यहाँ पर है इस जगह, तो विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में, बल लग गया इस दिशा में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये पढ़ सकते हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो चलो यहाँ पे तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, अब अपन यहाँ पे डाउट डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिए थे चलो उसको निकालते हैं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास जो मॉड्यूल है इंग्लिश वाला मॉड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन समझाते जाऊँगा। ठीक है, खैर आपको अगर हिंट चाहिए तो आपके पास हिंदी वाला मॉड्यूल है, आप उससे हिंट लेते हुए सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, समझना इस बात को। ओके, देखिए अब तो यहाँ पे पहले अपन स्टेज 1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो आपको बताए थे मैंने, इन क्वेश्चन को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो जो पहले क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है अ मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स अ कॉइल फर्स्ट स्पीडली एंड सेकेंड स्लोली, देन इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस चार्ज विल बी रेस्पेक्टिवली।
तो जो अपन जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, अगर अपन रैपिडली मूव कराएंगे मैग्नेट को तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हाई होगा, ठीक है, और अगर स्लोली मूव कराते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल होता है। बट जो चार्ज की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू स्पीड पे डिपेंड करती ही नहीं है, ये तो केवल किस पे डिपेंड करती है, इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम मैग्नेट को स्पीडली मूव करा रहे हैं, ठीक है, एंड स्लोली मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड चार्ज विल बी रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों देखो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ तो ग्रेटर कब होगा, फर्स्ट केस में, क्योंकि जब फास्ट मूव कराएंगे तब, बट इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू दोनों केस में क्या होगी, इक्वल, ठीक है। ये चीज अपन देख ली। मीन्स क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड इसको अपन यूँ कह सकते हैं ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू दी क्या होता है बच्चों, स्पीड, ठीक है। बट यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ये अपन देख लिया। इंड्यूस ईएमएफ तो स्पीड के प्रोपोर्शनल है, बट इंड्यूस चार्ज की वैल्यू स्पीड पर डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वो जो क्वेश्चन ऑफ कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 500 टन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 वेबर मीटर स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, द फील्ड इज रिड्यूस टू 0 इन 0.1 सेकेंड, द इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल इज। तो यहाँ पे आपको इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, मीन्स प्रेरित विद्युत वाहक बल फाइंड करना है। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, E इक्वल टू माइनस d∅/dt, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम जानते हैं E इक्वल टू होता है माइनस ऑफ d∅/dt, E इक्वल टू माइनस d∅/dt। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मतलब घेरों की संख्या आपको दे रखी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं फाई इक्वल टू अप्लाई कर देंगे NBA के अकॉर्डिंग, ठीक है, NBA रख देंगे। तो यहाँ पे फील्ड यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ परिवर्तित हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे ये N एंड A तो आउटसाइड में आएगा, क्या बन जाएगा ये dB/dt, क्लियर। तो फाई इक्वल टू क्या था बच्चों, NBA, तो N एंड A तो बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा B मीन्स dB/dt। तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने बच्चों, 500, ये रख दिया 500, एरिया यहाँ पे क्या दे रखा बच्चों, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 100/10⁴ कर देंगे, 10⁴, ठीक है, एंड dB/dt। चेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है बच्चों, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू रिड्यूस टू 0 हो रही है, मीन्स घट के 0 हो रही है। तो इनिशियल में मतलब dB अपन कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 0 माइनस 0.1 वेबर, ठीक है। तो माइनस का 0.1 बनेगा, माइनस का 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड टाइम आपको गिवन है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 10⁴ से 10⁴ कट गया, ठीक है, 0.1 से 0.1 कट जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5, यह आ जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर आ गया 5 वोल्ट, क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कॉइल ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस एट 100 टन्स एंड रेडियस 6 mm इज कनेक्टेड टू अ मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 160 ओम। मतलब तो यहाँ पे जो सर्किट है, ये जो परिपथ दे रखा है, इसमें आपको क्या गिवन है, एक तो रेजिस्टेंस गिवन है 40 ओम का, और इसमें एक अमीटर भी कनेक्टेड है 160 ओम का। तो इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है, इस सर्किट का जो परिणामी प्रतिरोध है, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 160 + 40 दैट इज 200 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा 200 ओम, इसका उपयोग करना है आपको 200 ओम का। और फिर यहाँ से आपको कह रहा है कि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल को हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कॉइल इज टेकन आउट द फील्ड, मतलब कॉइल को अपन अचानक से बाहर निकाल लें, तो इसमें क्या है 32 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं यहाँ पे इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इंड्यूस चार्ज अपन जानते हैं Q इक्वल टू माइनस ऑफ φ2 - φ1 अपॉन R, ये होता है R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, φ2 - φ1। अब यहाँ पे इसमें देखिए φ2, अब इसका हमने कॉइल को निकाल के बाहर ले गए, तो बाहर ले गए तो φ2 कितना हो जाएगा 0, ठीक है, बिल्कुल कुंडली को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल देंगे तो φ2 कितना हो गया 0। अब φ1 जब ये कॉइल अंदर रखी हुई थी इसके अंदर, तो क्रॉसिंग फ्लक्स कितना था बच्चों NBA, φ इक्वल टू यहाँ पे NBA यूज कर सकते हैं, NBA डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो अपन देख रही है यहाँ पे कितना बच्चों 40 + 160 मतलब 200। अब यहाँ पे NBA/200 कर दो, N तो यहाँ पे कितना रहेगा बच्चों यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे NBA/200 कर देंगे। अच्छा Q कितना गिवन है यहाँ पे, Q की वैल्यू गिवन है आपको 32 माइक्रोकूलम, 32 × 10⁻⁻6
इज इक्वल टू एन बी ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 100 है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। एंड एरिया यहाँ पे सर्किल की फॉर्म में है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी रेडियस 6 mm है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई तो 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितनी यहाँ पे 6 mm, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू 10⁻⁻6, ये पाई हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर, डिवाइड बाय 200, तो यहाँ से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से सॉल्व करने पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो बी हमें कितना दे रहा है, यहाँ पे आंसर आएगा 0.566 टेस्ला, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, व्हेन अ मैग्नेट with magnetic moment along the axis of circular coil and directed towards the coil is withdrawn away from the coil parallel to itself। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए डायग्राम के थ्रू समझे क्या कहना चाहता है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बच्चों इस तरह से एक मैग्नेट है ये, ठीक है, मैग्नेट है, ये एन पोल एस पोल, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण किस तरफ है, इस तरफ एक कुंडली की तरफ है, ये एक कॉइल की तरफ है एम वेक्टर, इस तरफ यहाँ पे ये कॉइल है, ये कॉइल, ठीक है, ये एम वेक्टर को अपन जानते हो। एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, एस से एन की तरफ, तो इस तरफ जब डेफिनेटली एन होगा, इस तरफ एस होगा, ये इसका एम वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे कॉइल रखी हुई है सामने। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इसको हम इधर मूव करा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसको चाहे आप इस तरफ मूव करा रहे हो, इसको अवे ले जा रहे हो, इससे दूर ले जा रहे हो, इस मैग्नेट को यहाँ से कॉइल से अपन अवे ले जाएंगे। तो जो अवे ले जाएंगे तो आप सोचिए अभी दूर ले जाने पर इस कॉइल में, मतलब देखिए मैग्नेट का जो एन पोल है ये, इस एन पोल को हम कुंडली से दूर ले जा रहे हैं, कॉइल से अवे मूव करा रहे हैं। तो हम जानते हैं किसी भी एन पोल को अवे मूव कराते हैं तो यहाँ पे कौन सा पोल इंड्यूस होगा, फ्रंट में एस पोल, बैक साइड में एन पोल, मतलब यहाँ पे अंदर क्या लिखें एस, एस लिखेंगे, मतलब अंदर जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आएगी कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बच्चों करंट इंड्यूस हो रही है इस डायरेक्शन में, आई करंट यहाँ पे इंड्यूस हो रही है। तो ये पूछ रहा है आपसे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आई इक्वल टू क्या बच्चों, इंड्यूस आई इक्वल टू क्लॉकवाइज, दिख ही रहा है आपको, यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे इंड्यूस हो रही है, ठीक है। तो प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरह पर 9th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर 9th के बाद आपसे यहाँ पे कहा गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अब यहाँ पे कह रहा है नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज मूव स्वीटली टुवर्ड्स क्लोज कॉइल प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब बच्चों इस तरह कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस प्रकार सोचो, एक कॉइल है, हॉरिजॉन्टल कॉइल है, यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, एक छड़ चुंबक इस प्रकार से, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे देखो ये इस तरफ ये एन पोल है और इस तरफ ये एस पोल है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, ठीक है। इसको हम रैपिडली मूव करा रहे हैं, मतलब इसको हम बच्चों इस तरफ मूव करा रहे हैं फास्ट, तेजी से अपन इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं, फास्ट रैपिडली मूव करा रहे हैं इस फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। एंड द सेकंड टाइम इट्स रेट्स अपवर्ड स्लोली। और जो सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन में भी सेम ही डायग्राम है, ठीक है, सेम ही डायग्राम है। अब क्या इसके अंदर स्लोली उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये तो फर्स्ट सिचुएशन हो गई, ये फर्स्ट सिचुएशन आपको दिखा रखी है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में आपसे कह रहा है कि सेम वही कॉइल है, यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक है। अब इसको हम स्लोली लेके जा रहे हैं ऊपर, धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, इस तरह से इसको हम स्लोली ऊपर मूव करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस केस में देखो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, अब हम यहाँ पे देखो एन पोल को पास लेके आ रहे हैं, तो एन पोल को पास लेके आएंगे तो सामने कौन सा पोल बनेगा बच्चों, यहाँ पे इसमें एन पोल, ठीक है, यहाँ पे एन पोल बनेगा। तो एन पोल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन इस तरह से इंड्यूस होगी इसके अंदर, ये सामने एन पोल बनेगा तो ये डायरेक्शन इंड्यूस हुई इस तरह से। तो यहाँ से आप देखो डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है या एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से अपन इसको देख रहे हैं तो ऊपर से देखने में हमें डायरेक्शन क्या दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू जो आई है, ये आई इज इक्वल टू क्या होगी, इंड्यूस आई इज इक्वल टू, इंड्यूस आई इज इक्वल टू हाई एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, हाई एंटी क्लॉकवाइज, हाई एंड एंटी क्लॉकवाइज दिख ही रहा है, इंड्यूस करंट हाई है एंड एंटी क्लॉकवाइज है। बट सेकंड डायग्राम में देखें, जो सेकंड सिचुएशन आपको दिख रही है सेकंड डायग्राम में, इसको हम स्लोली ऊपर अपवर्ड मूव करा रहे हैं, मतलब नॉर्थ पोल को यहाँ से दूर ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे सामने कौन सा पोल बनेगा बच्चों, इसमें एस पोल, इसमें इस तरह से एस पोल इंड्यूस होगा, मीन्स जो करंट यहाँ पे इंड्यूस होगी कुछ इस तरह से इंड्यूस होगी आपके,
ठीक है, और यहाँ पे धीरे धीरे मूव करा रहे हैं इसलिए करंट की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल। ठीक है, धीरे धीरे मूव करा रहे हैं मीन्स यहाँ पे फ्लक्स स्लोली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम देखें आई की वैल्यू कैसे आ रही है बच्चों, इंड्यूस जो आई है यहाँ पे, इंड्यूस आई इज इक्वल टू लो एंड क्लॉकवाइज। ठीक है, ये इसका आंसर जाएंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा 10th में, ये आएगा 4th आ जाएगा, हाई वैल्यू ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड लो वैल्यू ऑफ क्लॉकवाइज। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। और तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर हैज 80 टन्स ऑफ वायर। ठीक है, इसमें 80 घेरे आपको दे रखे हैं, 80 टन्स हैं, रेडियस की वन है 0.5। इफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू कॉइल इंक्रीज फ्रॉम 0 to 2 टेस्ला इन 0.4 सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 0 से 2 से टेस्ला तक 4.4 सेकंड में। कॉइल इज कनेक्टेड टू 11 ओम रजिस्टर, व्हाट इज द करंट थ्रू द रजिस्टर ड्यूरिंग द 0.4 सेकंड। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे हम जानते हैं करंट इंड्यूस करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है 1/r। देखिए बच्चों इस तरह लिखते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, इंड्यूस करंट आई इज इक्वल टू 1/r d∅/dt। ठीक है, मीन्स माइनस में 1/r d∅/dt। ठीक है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी अपन ऐसे कह सकते हैं। आई इज इक्वल टू क्योंकि E/R होता है। ठीक है, तो -1/r डेल फाई अपॉन डेल टी ये अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ बच्चों इसमें देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/r, ये तो -1/r है ही सही, -1/r 5 to -φ1, इसको लिखेंगे 5 to -φ1, जिसके अंदर वेरी कौन कर रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। फाई का फॉर्मूला क्या होता है NBA, तो 5 to -φ1 करेंगे तो NA तो फिक्स है, तो जाएगा ये B2 - B1 डिवाइड बाय डेल्टा टी में टाइम टेकन जो कि T है। ठीक है, बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या निकालना है, करंट आई आपको फाइंड करनी है, करंट आई फाइंड करनी है तो -1/r। रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना गिवन है आपको 11 ओम, तो रेजिस्टेंस 11 रख दिया। नंबर ऑफ टर्न्स कितने बच्चों यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स n की वैल्यू, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है आपको 80, नंबर ऑफ टर्न्स 80 रहेंगे, इनटू एरिया यहाँ पे πr² करेंगे एरिया, क्योंकि सर्किल की फॉर्म में दे रखी है, रेडियस दे रखी है, πr², पाई को रख दिया मैंने 22/7। ठीक है, पाई वैल्यू 22/7 होती है, इनटू रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस यहाँ पे दे रखी है 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻² हो गया πr²। फिर B2 - B1 करना है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करें 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू कितनी है 2, इनिशियल वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, अपॉन टाइम कितना है बच्चों 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कर लें, तो ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे यह जाएगा रिजल्ट -8/7 एम्पियर। तो बस यहाँ से इजीली कट जाएंगे। तो आप देख लो मैग्नीट्यूड कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, परिमाण के अनुसार फर्स्ट आंसर अपन टिक कर लेंगे। यस, फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अपन देखें। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 2 identical circular coils A and B are placed parallel to each other with their centers on same axis। मतलब इस टाइप से देखिए 2 coils A and B। ठीक है, ये 2 coils A and B आप गिवन है, ये A and B 2 coils हैं। ठीक है, ये A हो गई, ये coil बच्चों B है, A and B 2 coils हैं parallel to each other, their centers on same axis। coil B is carrying current I in B direction। देखो इस तरह से यहाँ पे दोनों की एक्सिस सेम है, सेम एक्सिस पे दोनों रखी है, सेम एक्सिस पर। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब क्या होता है, कॉइल बी कैरीज ए करंट आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम ए। मतलब यहाँ से अपन इसको देख रहे हैं इस साइड से, इस साइड से अपन देख रहे हैं ए की तरफ से। तो यहाँ पे इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये क्या गिवन है हमें, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज गिवन है, मतलब इस तरह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट आपको गिवन है आई क्लॉकवाइज। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो करंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पे देखते हैं इसका जो एस है, यहाँ जो ये करंट आई है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन एस लिखें। मतलब इसका जो खुद का पोल है सेल्फ पोल, यहाँ पे बच्चों सेल्फ पोल इधर क्या है बच्चों एस और इधर क्या है एन, ये सेल्फ पोल है। अभी इंड्यूस पोल की बात नहीं कर रहे, ये सेल्फ पोल है, इधर एस इधर एन। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें अब क्या रहा बच्चों,
व्हाट वुड बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए सीन फ्रॉम बी। अब बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको हम किधर से देख रहे हैं, बी की तरफ से। तो बच्चों बी की तरफ देखेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसे बनाएंगे, देखिए। अब हम इसको देख रहे हैं बी की तरफ से, तो यहाँ पे ये दिखा दी मैंने डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है, क्योंकि हम इसको किधर से व्यू कर रहे हैं, बी की तरफ से, मतलब इस साइड को व्यू कर रहे हैं, इस साइड से व्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं खुद का पोल बच्चों एस है, इधर कौन सा पोल है, एन, एस एंड ये एन पोल्स हैं, ये ए कॉइल एंड ये बी कॉइल। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, द करंट इन बी इज इंक्रीजिंग। बी में बच्चों करंट को अपन इंक्रीज करेंगे, तो बच्चों बी में करंट को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे करंट इस तरह से करंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है बच्चों। इस बी में अपन करंट को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे एस पोल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, इधर एन पोल इंक्रीज होगा। तो हम देख रहे हैं इस कॉइल के फ्रंट में कौन है, सामने एस पोल। करंट को इंक्रीज करेंगे तो इस एस पोल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, एस पोल की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम देखें कौन सा पोल बनेगा, सेम पोल एस, क्योंकि इसको इंक्रीजिंग का अपोज करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा है बच्चों, एस, ठीक है। यहाँ बच्चों इसमें एस पोल इंड्यूस होगा, क्योंकि करंट को इंक्रीज करोगे एस पोल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी यहाँ पे इस तरफ, तो एस पोल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे सेम पोल इंड्यूस होगा, ठीक है, एस पोल, यहाँ पे एन पोल, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पे ये एस पोल एंड एन पोल इंड्यूस हो रहे हैं इन सिचुएशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पे ये फर्स्ट सिचुएशन है, यहाँ पे इंड्यूस पोल्स ये आपको दिखा रखे क्या होंगे, एन एंड एस, क्यों, क्योंकि करंट को इंक्रीज करेंगे, एस पोल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे सेम पोल इंक्रीज होगा। मींस ये सिस्टम ऐसे बिहेव करेगा कि कॉइल इसके पास आ रही है, तो पास आने में हम जानते हैं सेम पोल इंड्यूस होता है, क्योंकि करंट इंक्रीज होने का मतलब ही पास आना होगा एक तरह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगी। अब जो सेकंड सिचुएशन यहाँ पे क्या बता रखी है, सेकंड कंडीशन में कॉइल बी इज मूविंग टुवर्ड्स ए। अच्छा, बी को इस ए के पास लेके आएंगे तो भी हम देख रहे हैं एस पोल यहाँ पास आ रहा है, तो पास आने में भी कौन सा पोल बनेगा, सेम पोल इंड्यूस होगा। तो सेकंड केस के अंदर यहाँ पे सेम पोल ही यहाँ पे इंड्यूस होगा। मीन्स जो सेकंड सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन में आप इंड्यूस पोल देखोगे, इंड्यूस पोल भी यहाँ पे वापस वही बनेंगे, इस तरफ एस पोल आ रहा है, सामने एस पोल बन रहा है और बैक साइड में एन। तो सेकंड सिचुएशन में बच्चों वही वापस एन पोल एस पोल इंड्यूस होंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन में। तो दोनों कंडीशन में देखा आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या जाएगा बच्चों रिजल्ट इसका रिजल्ट आएगा क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि हम इसको किधर से देख रहे हैं बच्चों, इस साइड से, इस साइड से देख लो एस। तो यहाँ पे अगर अपन इसमें एस लिखें, इधर ये एस लिख दिया मैंने, तो करंट क्या आ रही है, इस तरह से आ रही है बच्चों ये। तो करंट की डायरेक्शन ये आ रही है इस तरह से, मतलब कौन सी डायरेक्शन चाहिए, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे आपको इंड्यूस हो रही है, ये आपने देख लिया, क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगी, ठीक है। उसका फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, टू आइडेंटिकल इंडक्शन कॉइल ईच ऑफ इंडक्टेंस L joined in series are placed very close to each other so that winding direction one is exactly opposite to the other. What is the net inductance? देखिए ये तो खैर अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा ही था क्वेश्चन इस टाइप का, कि आपको समझाता बच्चों मैंने कि यहाँ पे टू कॉइल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो याद करो अपन ने पढ़ा था इस तरह से, ये एक कॉइल ये, फिर यहाँ पे दूसरी कॉइल को अपन ने इसके अपोजिट साइड में इस तरह से वाउंड अप कर रखा है, इस तरह पेट रखा अपन ने सेकंड कॉइल को। इस केस में अपन ने एल नेट फाइंड किया था, याद है, कॉम्बिनेशन ऑफ एल देखे थे अपन ने, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एल अंडर इफेक्ट ऑफ एम, कैपिटल एम के प्रभाव में एल के जो अपन ने संयोजन देखे थे, उसमें लास्ट में अपन ने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। तो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे क्लासरूम में सॉल्व किया यहाँ पे मैंने। तो यहाँ से एल नेट अपन फाइंड करेंगे, तो एल नेट इज इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पे L1 प्लस L2 माइनस 2m, ठीक है, क्योंकि एल नेट की वैल्यू भी क्या आएगी, L1 नेट की वैल्यू भी क्या आएगी, L1 माइनस एम, L2 नेट की वैल्यू भी क्या आएगी, L2 माइनस एम। तो यहाँ पे L1 प्लस L2 माइनस 2m, तो यहाँ से ये L, ये भी L, फिर माइनस 2, क्लोजली एक दूसरे टाइटली बाउंड अप है, तो m इज इक्वल टू क्या बनता है, K रूट L1 L2। तो K तो यहाँ पे 1 है, रूट ऑफ L1 L2 मीन्स L इंटू L, तो यहाँ पे 2L, ये भी 2L, तो 2L माइनस 2L कितना हो गया बच्चों, 0। ये तो वही क्वेश्चन है क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, कितना बनना है इसका एल नेट, 0 हो जाएगा, ठीक है। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, टू डिफरेंट लूप्स आर कॉसेंट्रिक एंड लाइज इन सेम प्लेन।
मतलब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, चलो 18 देख लें, क्वेश्चन लिखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है कि 2 लूप्स आर कॉसेंट्रिक, ठीक है, 2 अलग अलग लूप कॉसेंट्रिक फॉर्म में बच्चों इस तरह से, ठीक है, कॉसेंट्रिक संकेंद्रीय लूप है, ठीक है, कॉसेंट्रिक लाइज इन सेम प्लेन, द करंट इन आउटर लूप इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो आउटर लूप इज क्लॉकवाइज, तो यहाँ से चलो अपन यहाँ से इसको मान लो इस साइड से अपन देख रहे हैं इसको, इस साइड से इसको आप व्यू कर रहे हो, तो यहाँ पे इसमें जो करंट है वो कैसी है, क्लॉकवाइज करंट है, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से अपन देख रहे हैं इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, ये हमें देखा है। अब यहाँ पे इसमें द इंड्यूस करंट इन इनर लूप देन करंट इज इंक्रीजिंग। अब बच्चों ये जो करंट आई है, इस आई को अगर अपन इंक्रीज करें तो देखिए इस करंट की वजह से यहाँ पे आई है, इसको अपन फिंगर्स को आई को रोटेट करेंगे, थंब किधर आ रहा है, इनवर्ड, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स यहाँ से ऊपर से अपन देख रहे हैं, ऊपर से अपन देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसा बच्चों, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस तरह से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ से इसमें एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऊपर से अपन देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर करते हुए, क्लियर। या चलो इसको ऐसे ना बना के यूँ समझ लो, इस डायग्राम को थोड़ा और ईजी रहेगा। ऐसा नहीं बना रहे अपन, 3D के फॉर्म में नहीं बना रहे, 2D के फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से चलो ये ड्रॉ कर लिया अपन डायग्राम। यहाँ होता है इसमें करंट जो फर्स्ट में किस तरह की करंट, क्लॉकवाइज, ये बच्चों क्लॉकवाइज करंट है, इस तरह से क्लॉकवाइज करंट आपको आउटलुक में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें इस करंट के अलोंग को फिंगर्स को रोटेट करेंगे, थंब क्या आएगा यहाँ पे, इनवर्ड, तो थंब यहाँ बच्चों इनवर्ड है, मीन्स फील्ड इज इनवर्ड, ठीक है, फील्ड यहाँ पे इनवर्ड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे देखो आई को इंक्रीज करेंगे, आई यहाँ पे इंक्रीज है, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीज हो रहा है, और आप जानते हो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज होता है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आई इंड्यूस, मीन्स जो इनर लूप है, अंदर वाला लूप है, इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस अंदर वाले लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगी। ये हो गया 18। 18 के बाद देखें अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 में कह रहा है अ कॉइल ऑफ वायर ऑफ सर्टेन रेडियस हैज 600 टर्न्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज 108 मिली हेनरी, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी सिमिलर कॉइल ऑफ 500 टर्न्स विल बी। तो सिंपल बच्चों एल अपन पढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस एल इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन स्क्वायर, बस ये करना है, एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, अप्लाई कर दो, उससे आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन 20 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आपसे कह रहा है कि इन क्वेश्चन 22 रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट इन सर्किट एट द इंस्टेंट व्हेन करंट इज 3 एम्पियर इज, ठीक है। वैसे तो मैं क्लास में करा चुका हूँ सॉल्व, फिर भी एक बार दोबारा देख लो। यहाँ बच्चों अपन जानते हैं जो फॉर्मूला होता है करंट का, क्या होता है बच्चों करंट का फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट, मीन्स चार्जिंग डिस्चार्ज जो केस पढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ये अपन लिखते ही हैं, ठीक है। आपसे कह रहा हूँ करंट इज 3 एम्पियर, करंट के लिए 3 एम्पियर की बने, ये आई 3 एम्पियर, आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आर, कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर, कैपिटल ई आपको क्वेश्चन नंबर 22 में जो दिया हुआ है ये गिवन है 50 एंड आर यहाँ पे 10, 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से अपन निकाल लें इसको, तो ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ की जो वैल्यू है ये बन जाती है इसके अंदर बच्चों 2/5, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करनी है डी आई अपॉन डी टी, तो डी आई अपॉन डी टी फाइंड करनी है। नाउ डी आई अपॉन डी टी इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चों ई अपॉन एल इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब कैपिटल ई तो आपको कितना गिवन है यहाँ पे 50 एंड एल की वैल्यू कितनी गिवन है इसके अंदर बच्चों, वैल्यू ऑफ एल 1 गिवन है 1 हेनरी इंटू 2/5, तो ये अपने फाइंड किया ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ 2/5 है, यहाँ रख देंगे, ये आ जाएगा 20, ठीक है, 20 एम्पियर पर सेकेंड, यह आ जाएगा रिजल्ट 20 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। 26 हो गया, उसके बाद देखें 27 बच्चों यहाँ पे क्या है, 2 कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल ऑफ 400 टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल 20 टर्न्स आर बाउंड ओवर एन आयरन कोर ऑफ लेंथ 20 पाई सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर रेडियस इफ म्यू आर 800, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज अप्रोक्सीमेटली। बच्चों 2 सोलेनॉइड एक के ऊपर एक टाइटली बाउंड अप हैं, उसके लिए अपन ने म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन ने सॉल्व किया था, कैपिटल एम का जो फॉर्मूला आया था
27 में देखिए कैपिटल एम का फॉर्मूला यहाँ पे अपन लिख चुके हैं पहले, कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या था बच्चों, कैपिटल एम म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन एल, ये अपन लिख चुके हैं फॉर्मूला म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन एल। ठीक है, अब यहाँ बच्चों इसमें मीडियम म्यू आर भी गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे कह रखा मैंने जब भी इन्फॉर्मेशन मीडियम की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो जहाँ पे म्यू नॉट आ रहा है उसके बाद क्या चिपका दो, म्यू आर, तो इस म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करके फाइंड कर लीजिए। जो इसमें ऑप्शन दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻² आएगा आंसर। ठीक है, इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 27, उसके बाद देखिए फिर 28, क्वेश्चन नंबर 28, इंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू ए स्विच, इंड्यूस EMF इज E1 व्हेन स्विच इज प्रेस्ड एंड E2 व्हेन स्विच इज ओपन, देन तो आपको जब मैंने सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक समझाया था उस समय समझाया था, हम जैसे वो की को प्रेस करते हैं, की प्रेस करते से ही करंट इंक्रीज होती है तो इंड्यूस EMF अपोजिट डायरेक्शन में ऑप्टन होता है, तो इसलिए जो नेट EMF है वो होता है E-E। बट जैसे की को अपन ऑफ करते हैं, ऑफ करते से करंट डिक्रीज होने की टेंडेंसी में होती है, तो अब की बार जो इंड्यूस EMF है वो कैपिटल E के सपोर्टिंग नेचर में होता है, तो यहाँ पे इंड्यूस नेट जो वैल्यू है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे अब क्या होगी वैल्यू, सेकंड केस में वाला जब स्विच को ओपन कर रहे हैं उस टाइम पे वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज थर्ड आंसर आ जाएगा E1 इज लेस देन E2। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे थर्ड, क्योंकि सेकंड केस में यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रही है, सेकंड केस में इंड्यूस EMF नेट EMF इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 28 के बाद 32, तो जो क्वेश्चन नंबर 32, इन द सर्किट फिगर द बल्ब विल बिकम सडनली ब्राइट इफ, तो ये वही चीज़ जैसे आपसे कहा मैंने, सडनली जैसे अपन की को ऑफ करेंगे, ऑफ करते से ही एक मोमेंट के लिए अपन जानते हैं EMF सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होता है क्योंकि करंट को डिक्रीज होने का अपोज करता है, तो नेट EMF क्या होता है E+E, दैट इज करंट इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे सर्किट को ऑफ करेंगे, ऑफ करते ही मतलब यहाँ पे की को ऑफ करेंगे, सर्किट को ब्रेक करेंगे तो एक मोमेंट के लिए करंट इंक्रीज होगी। ठीक है, बाद में फिर डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगी क्योंकि सर्किट तो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो बाद में डिक्रीज होकर जीरो जाएगी, बट एक मोमेंट के लिए सडनली इंक्रीज करेगी तो बल्ब की इंटेंसिटी ब्राइट होगी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आंसर थर्ड आ जाएगा 32 के अंदर। 32 के बाद फिर आगे देखेंगे 34 में आपसे क्या है, इन एडजॉइनिंग फिगर व्हाट इज द करंट इन 10 ओम रजिस्टर व्हेन प्लग ऑफ की इज इंसर्टेड, मतलब जैसे जो यहाँ पे की को अपन इंसर्ट करेंगे, अपन जानते हैं जैसे स्विच को ऑन करते हैं, की ऑन करते हैं, की ऑन करते से ही उस समय यहाँ पे एल जो है, एल एक ओपन पाथ की तरह बिहेव करता है, बताया था मैंने, एक खुले परिपथ की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में अपन देख रहे हैं, एज की गेट्स ऑन, की गेट्स ऑन, तो यहाँ पे एल जो है, एल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ओपन पाथ होता था, एल एक ओपन पाथ की तरह बिहेव करेगा, खुले परिपथ की तरह, तो एल में करंट जाएगी नहीं, तो करंट केवल कहाँ घूमेगी, नीचे वाले लूप में। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाले लूप में आप देखिए 10 ओम एंड 20 ओम दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर नेट कर देंगे, ई नेट अपॉन आर नेट, तो EMF तो कितना है बच्चों इसमें 2 वोल्ट है, एंड नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 + 20, 10 + 20 मीन्स 2/30 आ जाएगा आंसर, एम्पियर, 2/30 एम्पियर। 34 के बाद बच्चों फिर देखें 36, क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या गिवन है आपको, यस क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए ये लूप है, आधा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, आधा बाहर है। ठीक है, आधा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, आधा बाहर है, तो ये स्क्वायर फॉर्म में लूप दे रखा है, तो इसका एरिया जो अपन पढ़ते हैं ना फाई वाला फॉर्मूला, जैसे E इज इक्वल टू, यहाँ पे हमसे क्या पूछा बच्चों, देखिए इसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी, डायग्राम में देखिए ये लूप है, इस लूप का जो 50% पोर्शन है इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट है, नीचे वाले फील्ड पर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है। अब यहाँ पे बैटरी अप्लाई कर रही है अपन इस तरह से, ये बैटरी अप्लाई कर रखी है, ये इस बैटरी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 10 वोल्ट, ये बैटरी आपको 10 वोल्ट गिवन है। ठीक है, एंड बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें दे रखी है, तो पहले अपन अप्लाई करें E इज इक्वल टू इंड्यूस EMF अपन देखें, इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस -A dB/dt, बिकॉज E इज इक्वल टू -d5/dt होता है, 5 को रख दिया मैंने B × A आ जाएगा बाहर, तो अंदर dB/dt। अच्छा A आप जानते हो बच्चों, A क्या होता है, वो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड केवल हाफ एरिया प्रेजेंट है,
तो क्या जाएगा बच्चों ए इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2, साइड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बटा 2, ठीक है। फिर डी बी अपॉन डी टी, तो यहाँ पे ऐसा कर दें डिफ्रेंशिएशन जो आपको इक्वेशन गिवन है, तो बच्चों पहले 0.101 का डिफरेंशियल 0 जाएगा, फिर -2t का डिफरेंशियल -2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा एल स्क्वायर, एल यहाँ पे कितना गिवन है 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 वोल्ट, बिकॉज लेंथ आपको 1 गिवन है, लेंथ को 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 1 वोल्ट आ जाएगी रिजल्ट, ठीक है। तो ई तो आ गया ये। अच्छा ई की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, देखिए यहाँ पे इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे देखो डी बी अपॉन डी टी अपन देखें क्या था बच्चों, डी बी अपॉन डी टी, समझना बात को, डी बी अपॉन डी टी जो आ रहा है हियर, डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या था बच्चों -2 इज इक्वल टू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव मतलब बी डिक्रीज हो रहा है, दिस इम्प्लाइज जो इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये डिक्रीज है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज है, तो इंड्यूस ईएमएफ हमें किस डायरेक्शन में देना चाहता है बच्चों, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम देखते हैं दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू क्लॉकवाइज है, ये इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से यहाँ पे बच्चों इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ये इंड्यूस ईएमएफ ई जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो चाहे क्लॉकवाइज है और ये इधर एंटी क्लॉकवाइज करंट देना चाहता है, और इंड्यूस ईएमएफ एंड देखिए ये जो बैटरी है ये तो हमें देनी चाहती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट, और ये इंड्यूस ईएमएफ क्लॉकवाइज करंट देना चाहता है, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो इसमें जो नेट ईएमएफ है तो रिजल्टेंट ईएमएफ मतलब ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नेट इज इक्वल टू ई माइनस ई, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 10 - 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 9 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह अपन ने क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व कर लिया। 36 के बाद बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 48, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में द पॉइंटर ऑफ डेड बीट गैल्वेनोमीटर गिव्स अ स्टडी डिफ्लेक्शन बिकॉज, ये आपको समझाता हूँ डेड बीट गैल्वेनोमीटर बच्चों यहाँ पे एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं, उसकी नीडल के अंदर भी होती हैं, और साथ में जो कॉइल है हम जानते हैं कॉइल बच्चों मेटल की होती है, तो उसमें एडी करंट्स कॉइल के अंदर भी डेवलप होती हैं जो कि कॉइल के रोटेशन का अपोज करती हैं, ठीक है। पॉइंटर में तो होता ही है, साथ में उसकी जो कॉइल है मेटेलिक कॉइल उसके अंदर भी एडी करंट डेवलप होंगी जो कि उसके रोटेशन का अपोज करेंगी, तो 48 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 48 के बाद बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। 48 और 51, अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट 140 वाट 24 वोल्ट लैंप, मतलब ट्रांसफार्मर जो है इसकी हेल्प से हमें 140 वाट एंड 24 वोल्ट का लैंप चलाना है अपन को, ठीक है। लैंप चलाना है इसका मतलब जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट मिलेगा, तो जलाएंगे बल्ब किससे जलाएंगे बच्चों, तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है E2 वाला वोल्टेज होता है, उस आउटपुट साइड से हमें बल्ब जलाना पड़ता है, इनपुट साइड से हम सप्लाई देंगे, आउटपुट साइड से जो वैल्यू आएगी उससे हम बल्ब जलाएंगे, ठीक है। तो आउटपुट पावर आपको गिवन है 140 वाट एंड E2 गिवन है 24 वोल्ट, ठीक है। फ्रॉम 240 वोल्ट AC मेंस, तो 240 क्या बच्चों इनपुट EMF E1, ठीक है। एंड करंट इन मेन केबल इज, मतलब जो प्राइमरी सर्किट की केबल है वो मेन केबल होती है, उसमें करंट कितना है, मतलब I1 की वैल्यू 7 एम्पियर है, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर पूछ रहा है, तो जो एफिशिएंसी, तो देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता ही है, ईटा% इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, P2/P1 इंटू 100%, तो P2 तो आपको गिवन है आउटपुट पावर में कितनी चाहिए 140 वाट, तो 140 गिवन है आपको आउटपुट पावर, P1 क्या हो जाएगा E1I1 इंटू 100%, तो जो 140 अपॉन अब E1I1, तो E1 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 240 एंड I1 7, 240 इंटू 7 इंटू 100%, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 8.33 आ जाएगा, ये 8.33%, ठीक है। इस तरह बच्चों अपने फाइंड कर ली एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 53, अब तो है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर 1000 एंड 3000, इफ 80 वोल्ट AC इज अप्लाइड टू प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर देन द पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न, ठीक है। मतलब बच्चों प्रत्येक घेरे में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है इन ईच टर्न, पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है सेकेंडरी कॉइल के लिए। तो यहाँ बच्चों ईच टर्न जो EMF है वो तो सेम ही होता है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी कॉइल हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 53 जो है 53, यहाँ पे देखें E फाइंड करना है, तो E इज इक्वल टू हम E2/N2 लिखें या E1/N1, बात एक ही इक्वल ही होते हैं। अब यहाँ से E1 की वैल्यू की होती है आपको 80 वोल्ट इनपुट में गिवन है, ठीक है E1, एंड इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना गिवन है N1 1000, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 0.08 वोल्ट,
ठीक है, ये आ जाएगा 0.08 वोल्ट, ये बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहे हैं आपसे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफर 5 and 10 respectively, mutual inductance is 25 Henry. Now turns of primary and secondary are made 10 and 5 respectively, mutual inductance of transformer in Henry will be। देखो ये तो अपन ने खैर सॉल्व किया था दो पिछली क्लास में क्वेश्चन। m इज प्रोपोर्शनल टू आता है N1 N2, ट्रांसफार्मर जो टॉपिक पढ़ा था अपन ने पहले उसमें कहा था m इज प्रोपोर्शनल टू आता है N1 into N2, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज N1 into N2 के प्रोपोर्शनल फॉर्म में होता है, तो इसे निकाल लो, आ जाएगा आंसर। तो देखिए बच्चों 59, क्वेश्चन नंबर 59 अपन देखें, इसमें क्या है ट्रांसफॉर्मर 100 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड कैरीज 8 एम्पीयर करंट, इनपुट पावर इज 1 किलोवाट, द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है 500 वोल्ट, आउटपुट विल बी। तो यहाँ पे हम जानते हैं ई एंड एन में रिलेशन क्या होता है, ई इज प्रोपोर्शनल टू एन, ये आप जानते हैं। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने हैं किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम ऐसे बोलते हैं बच्चों, क्या जाएगा देखिए N2/N1 इज इक्वल टू जाएगा E2/E1। अब हमें यहाँ पे देखिए N1 की इंफॉर्मेशन गिवन है, E2 गिवन है, बट E1 की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, E1 गिवन नहीं है, E1 की वैल्यू नहीं दे रखी, बट उसके लिए पावर एंड करंट हमें दे रखी है। हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू होता है E इंटू आई, P इज इक्वल टू E इंटू आई, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, पावर अपॉन करंट, मीन्स E1 को लिखते हैं अपन पावर अपॉन करंट, मतलब इस तरह से P1/I1, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए N2 फाइंड करोगे तो N2 इज इक्वल टू E2/N1I1/P1। अब यहाँ पे E2 गिवन है आपको कितना है 500 वोल्ट, N1 गिवन है 100, I1 गिवन है 8 एम्पियर, पावर इज 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट। तो 000 से 000 कट गया, कितना आ गया 8 5 40, मतलब 400 टन से आ जाएंगे रिजल्ट, ठीक है। 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60 अपन देखें। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे आपसे कह रहा है कि व्हेन अ मैग्नेट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ होलो सिलेंडर सिचुएटेड वर्टिकली एज शोन फिगर देन। तो जो ऊपर से अपन एन पोल गिरा रहे हैं इसमें, तो अंदर सामने जो करंट्स बनेगी वो एन पोल के अकॉर्डिंग बनेगी। एन पोल के अकॉर्डिंग जो करंट बनती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन एन पोल नीचे आ रहा है तो सामने एन पोल ही बनेगा, तो एन पोल अंदर लिखेंगे तो एन पोल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या बनेगी फ्रंट साइड में, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि मैग्नेट मूव एक्सेलेरेशन मोर देन जी, नहीं, जी से ज़्यादा नहीं होता एक्सेलेरेशन, तो जी से कम होता है, और अंदर जाने पे वैल्यू क्या होती है, जीरो जाती है, ठीक है। अंदर जाने पे लॉन्ग अगर ट्यूब है तो अंदर जाने पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा, तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया। थर्ड, द सिलेंडर गेट्स हीटेड, यस, सिलेंडर गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें एडी करंट्स बनेगी, भंवर धारा बनेगी एडी करंट, तो इस एडी करंट्स की वजह से सिलेंडर में हीट उत्पन्न होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब थर्ड आंसर करेक्ट है। और फोर्थ में कह रहा है कि स्पीड ऑफ मैग्नेट गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, नहीं, लगातार स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बाद में हम जानते हैं इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, जिसे अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी मीन सीमांत वेग बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी ऑप्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा थर्ड। तो इस टाइप से अपन ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन स्टेज 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलो खैर बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, कल स्टेज 2 एंड 3 के क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।